हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम पढ़ क्या रहे थे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में, यानी कि स्फीयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है एक क्यूबिक यूनिट सेल में, और उनकी जो लोकेशन है वो क्या है। ये सब हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वाली वीडियो में हमको डिस्कस करना है जो हमारा पार्ट बच गया है, यानी कि अब यूनिट सेल के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि उसका जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पे होती है, उन पे जो वॉइड्स बचते हैं उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे होती है, और हमने क्या डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, और जितने भी एटम जिस भी पोजीशन पे होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है एक यूनिट सेल में। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब एक दो चीज़ें हैं जो बच गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्शन, यानी कि अब हमने सॉलिड भी डिस्कस कर लिया, उसके अंदर होता क्या है ये भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इम्परफेक्शन क्या होती है। तो आज से शुरू करते हैं अपनी इस वाली वीडियो के साथ, जिसमें हम करने वाले हैं रेडियस। तो देखो, अगर जो स्फीयर है जो यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, अगर उनका रेडियस हम आर एज्यूम कर लें, कैपिटल आर, तो रेडियस ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो कितना होता है, आर इज इक्वल टू 0.225 इंटू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, इसका मतलब कि जो वॉइड का रेडियस है वो जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसका कुछ मल्टीपल होता है, और कितना मल्टीपल होता है वो होता है 0.225। ओके, इस सब का आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, अगर आप ढूंढोगे किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन प्रूफ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि रिलेशन क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर का और रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉइड का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी था रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, अब डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसका रिलेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है रेडियस ऑफ स्फीयर के साथ, बस जो हमने टर्म मल्टीप्लाई करनी है वो है 0.414 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसका मतलब ये है कि देखो, टेट्राहेड्रल मतलब 4 स्फीयर्स से जो बनता है, और ऑक्टाहेड्रल मतलब जो 6 स्फीयर से बनता है। तो टेट्राहेड्रल के साथ आप याद रख लो कि छोटी टर्म होगी, 0.225 छोटा है ना, और 0.414 बड़ा है। तो टेट्राहेड्रल वैसे भी 4 स्फीयर से ही ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब इसके साथ हम छोटी टर्म लगाएंगे। तो पहले हमारे लिए टेट्राहेड्रल आएगा ना, अगर नंबरिंग वाइज देखें वैसे ही याद रखने के लिए, तो हमारे पास पहले टेट्राहेड्रल आएगा, तो इसी वजह से इसकी जो है ये कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर टेट्राहेड्रल 4 स्फीयर से बनता है तो इसी वजह से उसका जो रेडियस है वो ऐसा होता है, लेकिन आप याद रखने के लिए कर सकते हो कि जो टेट्राहेड्रल है वो 4 स्फीयर से बनती है, इसका मतलब वो छोटी हो गई, और वो दूसरी क्या होगी, वो बहुत सारे स्फीयर यानी कि 6 स्फीयर से बनती है, तो उसका जो मल्टीपल है, उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा उसके रेडियस का। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। बस यही आप पॉइंट हैं जो आपको भी याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस रेशियो रूल। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है और रेडियस ऑफ वॉइड है उनका आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, अगर हम आयनिक सॉलिड्स को कंसीडर करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनमें जो स्फीयर्स हैं वो यानी कि जो एटम्स हैं वो आयंस की शेप में होते हैं, और आयंस मतलब कटायंस या फिर अनायंस। तो ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन, इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशो। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कटायन है जिसपे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके आसपास जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे, जितने भी उसके नेबरहुड में नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलेंगे कि ये उस कटायन का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे जनरली क्या होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ कि किसी भी एटम या किसी भी स्फीयर के आसपास उसके नेबर में जितने भी एटम्स लगे हुए हैं उसको हम बोलते थे कि वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन आयनिक सॉलिड्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होगा आयनिक सॉलिड के केस में कि ये जो ऑपोजिटली चार्ज आयन हैं, किसी भी आयन के सराउंडिंग में कितने प्रेजेंट हैं
उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके साथ खत्म होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर देखो, अगर रेडियस रेशो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो देखो आर इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि ये ऊपर वाली टर्म ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऊपर वाली टर्म ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कटायन है उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ इतनी सी है, ठीक है, तो उससे सराउंडिंग में देखो कितनी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी है तो देखो इसका साइज़ तो उतना ही रहेगा ना, कितने सारे स्फीयर्स बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इसका साइज़ कटायन का बड़ा हो गया हमारे पास तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी है जो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर रेडियस रेशो ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। तो आपको बस यही याद रखना है। अदरवाइज़ आपको आपकी बुक्स में एक टेबल मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में अगर रेडियस रेशो हो तो कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो सारी आपको बातें बुक से पता चल जाएंगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें से न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन आ गई ना तो बाय चांस अगर आपको कई बार किसी पॉइंट में एग्ज़ाम में भूल भी गया तो आप उसको 1 मिनट में ड्राइव कर सकते हो। तो डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हमको डेंसिटी निकालनी किसकी है, हमको डेंसिटी निकालनी है यूनिट सेल की। तो मास और वॉल्यूम दोनों क्या लगेगा, यूनिट सेल का, ओके। तो यूनिट सेल का जो मास और वॉल्यूम है दोनों लगेगा। तो वॉल्यूम तो हमने पिछले इतनी सारी डेरिवेशन की हैं, जो इतनी सारी नहीं 3-4 डेरिवेशन जो की हैं उसमें हमने किया ही है कि जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का वो क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब क्यों होता है, क्योंकि जो यूनिट सेल है वो हमने क्यूब की शेप में देखा है, ठीक है। तो क्यूब होता है इसलिए यूनिट सेल का वॉल्यूम तो हो गया। अब आते हैं मास पे। तो मास क्या होगा यूनिट सेल का, पूरा का पूरा देखो यूनिट सेल है, ठीक है। यूनिट सेल किससे बना है, एटम से बना है ना। तो फॉर एग्जांपल तो फिर पूरे के पूरे यूनिट सेल का कितना मास होगा, जितने उसमें एटम्स हैं और इनटू मास ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल आप बोलो आप एक बकेट ले रहे हो, हाँ आप एक बकेट ले रहे हो, हाँ। तो आपने ये बकेट या कोई कंटेनर लिया तो इसमें क्या रख दिया आपने, छोटी छोटी बहुत सारी बॉल्स रख दी, ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि ये जो कंटेनर लिया है ना इसका मास निग्लिजिबल है। तो अब जो कंटेनर का मास कितना होगा कि जितने उसमें बॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल n बॉल्स हैं, इनटू एक एक बॉल का जो मास है वो कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, तो इसका हम ऐसे निकालेंगे। तो वैसे ही सिमिलर ही वे में हम यूनिट सेल का निकालते हैं, हाँ। तो यूनिट सेल का मास भी वैसे ही होगा कि इसमें एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स को हम अगर डिनोट करें z के साथ और मास को डिनोट किया मास ऑफ ईच एटम को स्मॉल m के साथ। और मास क्या होता है किसी भी एक एटम का, ये आपको +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो इसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो दोबारा से आप बुक उठाइए और उसको रिकॉल कर सकते हो। लेकिन वैसे पता ही होना चाहिए कि जो एक एटम का मास है वो हमेशा होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ओके। एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मास ऑफ ईच एटम। तो अभी ये बस ये सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास मास ऑफ ईच एटम कितना आ गया, m डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, दैट इज z इंटू जेड, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, m बाई एन ए। अब डेंसिटी की वैल्यू है तो इसमें सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई z m डिवाइडेड बाई एन ए, यानी कि एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। तो ये सारी हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, ओके।
एवोगैड्रो नंबर है वो एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है, ये आपको पुट करनी होती है जब न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब देखो डेंसिटी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला ड्राइव भी कर लिया। अब इसको याद रखने का एक मेथड है, अगर आपको याद रखना है या आपको इससे याद रहता है तो ठीक है, लेकिन इसलिए, और अदरवाइज़ मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करना भी सिखा दिया है, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रिक ये है बेसिकली, अगर आप डेंसिटी को देखो इज इक्वल टू ZM N इंटू A, तो क्या बन गया, जमना, जमना बन गया ना, जमना, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू जमना या जमना, जैसे भी याद रखना चाहो। तो डेंसिटी इसकी इक्वल हो गई हमारी जमना के इक्वल। तो अगर पेपर में कभी भूल जाए तो या तो आप जमना याद रख सकते हो, और यहाँ जो आपको डेरिवेशन बताई है मैंने वो भी याद रख सकते हो। तो इसके साथ ही अपना हमारा यूनिट सेल का जो सारा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट पार्ट बचा है चैप्टर का, वो है इम्परफेक्शंस।